ठीक है, लास्ट क्वेश्चन दिखाना यार, अपन ने क्या लिखा था? कुछ होमवर्क दिया था क्या, कोई क्वेश्चन मैंने? कोई क्वेश्चन अगर होमवर्क दिया हो तो बता दो, और नहीं दिया तो कोई बात नहीं। नहीं सर, सॉल्व कर लिया था। अच्छा, सॉल्व कर दिया था क्लास में? यस सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या लिखवाया था, एक बार याद दिलाना यार। Equal weight of carbon and oxygen are heated in a closed vessel. ठीक है, हम समझ गया Produce. मैं। इक्वल वेट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन वाला ना? Yes sir. जस्ट अ सेकेंड। हाँ, वो भी तो होमवर्क दिया था ना, 3.9 ग्राम AlOH3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्यों चंद्रभान? सर मेरी मीटिंग लेफ्ट हो गई थी, मैं नहीं देख पाया। अच्छा, कौन था फिर वो लास्ट में? सर मैं था, लेकिन सर वो क्वेश्चन मैंने अच्छे से नोट डाउन नहीं किया। अच्छा, उसको अटेम्प्ट नहीं किया था क्या? यस सर। उसको अटेम्प्ट करना चाहिए था यार। दोबारा देता हूँ मैं वो क्वेश्चन, दोबारा लिख लो सब लोग, है ना? इसको ट्राई करो। क्वेश्चन है, एक सेकंड। कहाँ गया यार? व्हेन, नोट करो क्वेश्चन, व्हेन 3.9 ग्राम AlOH3 aluminum hydroxide is reacted with excess of HCl, 6.5 gram AlCl3 is formed, full stop. Determine the percentage yield of the product. तो ये था क्वेश्चन, है ना? इसको ट्राई करो भाई सभी लोग। परसेंटेज यील्ड सबको याद है ना? यस सर। यील्ड का मतलब प्रोड्यूस होना भी होता है। ये जब अपन ने परसेंटेज यील्ड पढ़ा था तो उस टाइम अपन ने देखा था। परसेंटेज यील्ड में बेसिकली हम ये देखते हैं कि कोई प्रोडक्ट अभी की स्थिति में मतलब कितना प्रोड्यूस हो रहा है ना? और एक्चुअल में वो कितना प्रोड्यूस होता, मतलब अगर सब सही चलता तो कितना प्रोड्यूस होता, वो हो जाता 100%। लेकिन हो सकता है अभी कुछ कम प्रोड्यूस हो रहा होगा, तो उसके हिसाब से उसका जो परसेंटेज है वो 100 के नीचे आ जाएगा। तो वही पूछा है कि कितना परसेंट वो प्रोड्यूस हो रहा है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन मत करना, तो फ्रैक्शन बता देना, जो भी तुम्हारा फ्रैक्शन आए ना वो फ्रैक्शन बता देना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। मोलर मास बता देता हूं मैं टाइम बचाने के लिए।
AlOH3 का मोलर मास होता है 78 ग्राम और AlCl3 का होता है मोलर मास 133.5 ग्राम। किसी का आता हुआ दिख रहा है क्या? यस सर। सर मेरा कुछ ऐसा आ रहा है 6.5 अपॉन 1/20 इंटू 33.5 इंटू 100 ऊपर। एक मिनट रुको। 6.5 डिवाइडेड बाय 1 बाय 1/20 हाँ 1/20। सर इसका मोलर मास कितना था? 133.5 हाँ। इंटू 133.5। ऊपर की नीचे? यहाँ ऊपर नीचे की यहाँ नीचे? नीचे नीचे, अरे मतलब ऊपर, ऊपर हाँ 133 डिनोमिनेटर में ऊपर, डिनोमिनेटर में ऊपर। ये यस सर। फिर यहाँ पे इंटू 100। 200। सही है, सही आंसर है ये। और भाई बाकी लोग भी निकालो। ये किसने बताया? चंद्रभान ने? यस सर। ठीक है। चलो भैया लास्ट 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। इतने में जिसका निकल गया ठीक, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। तुम लोग को कभी कोई प्रॉब्लम हो ना तो कॉल करके डिस्कस कर सकते हो मुझसे फ्रीली, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कई बार कुछ स्टूडेंट्स को हो जाता है, जैसे कल एक JA4 के स्टूडेंट का कॉल आया था तो वो बोल रहा था कि सर वो मेरे 9-10 से बेसिक्स कमजोर है तो मेरे को थोड़ा केमिस्ट्री कम समझ में आता है। तो मैंने उसको फिर उसके हिसाब से जो जो भी था उसकी पूरी बात समझ के उसको बताया कि क्या क्या बेस्ट वो कर सकता है ना। वो सब तभी पता चलेगा जब तुम लोग डिस्कस करोगे ओपनली। तो किसी को किसी भी टाइप की समस्या है तो बेझिझक कॉल कर सकता है। तो अब मैं बताता हूँ उसको कैसे करना है। देखो, AlOH3 का रिएक्शन हो रहा है ना। AlOH3 का रिएक्शन हो रहा है विथ HCl। तो पहले तो ये लिख लेते हैं अपन, रिएक्शन AlOH3 reacts with HCl, AlCl3 is formed। AlCl3 जो है वो फॉर्म हो रहा है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है परसेंटेज यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो परसेंटेज यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट इसका मतलब प्रोडक्ट जो है वो कितना परसेंट, मतलब कायदे से वो कितना फॉर्म होना चाहिए था और उसका वो कितना परसेंट फॉर्म हो रहा है एक्चुअल में, है ना। परसेंटेज यील्ड का मतलब ये होगा। तो अब परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला हमने लिखा था, है ना, 1-2 लेक्चर पहले हमने लिखा था, इसको पलट के देख सकते हो कॉपी में। परसेंटेज यील्ड मतलब होता है कि वेट जो प्रोड्यूस होना चाहिए था, है ना, वेट दैट शुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड, दैट शुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड, है ना। प्रोडक्ट कायदे से कितना प्रोड्यूस होना चाहिए था और एक्चुअल में कितना प्रोड्यूस हो रहा है
है ना, एक्चुअल वेट बीइंग प्रोड्यूस्ड, है ना, अभी एक्चुअल वेट वो कितना प्रोड्यूस हो रहा है, एक्चुअल वेट बीइंग प्रोड्यूस्ड इनटू 100, ठीक है। ये होता है परसेंटेज यील्ड कि भाई जैसे वेट अगर कायदे से 100 ग्राम प्रोड्यूस होना चाहिए था और अभी मान लो 50 ग्राम ही प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम कहेंगे कि परसेंटेज प्रोडक्शन कितना है, 50%, आधा ही प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले को विजुलाइज करते हैं। अब इस फॉर्मूले को शॉर्ट में ऐसे लिख दिया जाता है कि परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल वेट प्रोड्यूस, मतलब डब्ल्यू एक्चुअल, है ना, एक्चुअल वेट मतलब जो एक्चुअल में प्रोड्यूस हो रहा है, और वेट दैट शुड हैव बीन प्रोड्यूस, तो शुड हैव बीन प्रोड्यूस मतलब वो वेट जो थ्योरी के हिसाब से या फॉर्मूले के हिसाब से प्रोड्यूस होना चाहिए था, वेट थ्योरिटिकल TH इंटू 100, ठीक है। ये होता है परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला, है ना। इसको हमने देखा था पिछले के पिछले लेक्चर में, मतलब 2-3 लेक्चर पहले देखा था हमने, है ना। चाहो तो इसका ये फॉर्मूला दोबारा लिख लेना, ठीक है। तो अब हम अगले पेज पर इसको लिख सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारी जो रिएक्शन है वो दी है क्या, AlOH3। अब ध्यान से देखना, AlOH3 प्लस HCl गिव्स AlCl3 ना, ये रिएक्शन दी है। अब वो परसेंटेज यील्ड निकालना है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट क्या है, AlCl3, तो परसेंटेज यील्ड ऑफ AlCl3 क्या होगा। क्वेश्चन को हमेशा उल्टा करना चालू करना चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री में, तो जो निकालना है पहले उस पर फोकस करना चाहिए ना। तो परसेंटेज निकालना है, इसके लिए हमको एक्चुअल वेट और थ्योरेटिकल वेट दोनों पता होना चाहिए। अब एक्चुअल वेट तो क्या है, एक्चुअल वेट ये देखो, ये क्वेश्चन में दिया है ना, कि इस रिएक्शन से AlCl3 6.5 ग्राम प्रोड्यूस होता है, तो ये एक्चुअल में प्रोड्यूस हो रहा है इतना, तो ये हो जाएगा एक्चुअल वेट, ठीक है। तो इसका मतलब हमको ये वाला टर्म तो मिल गया, है ना, इसका मतलब हमको, जस्ट अ मिनट, ये वाला टर्म तो मिल गया है। अब हमको दिमाग लगाना है किसी तरह से ये टर्म निकल जाए, वेट ऑफ थ्योरेटिकल वेट। तो थ्योरेटिकल वेट मतलब थ्योरी के हिसाब से या फॉर्मूला के हिसाब से ये कितना प्रोड्यूस होना चाहिए था, ठीक है। तो इसका मतलब इसका वेट हमको निकालना है ना। अब क्वेश्चन में किसका वेट दिया है, क्वेश्चन में इसका वेट दिया है 3.9 ग्राम AlOH3, है ना। तो अब क्वेश्चन हम उल्टा पढ़ रहे हैं पूरा ध्यान से, इसका वेट हमको निकालना है, इसका वेट हमें दिया है और साथ में ये भी दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमको ये समझ में आ गया, ध्यान से देखना, एक स्पीशीज का अमाउंट निकालना है, दूसरे स्पीशीज का अमाउंट दिया है, तो इसमें स्टोइशियोमेट्री की हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। पहली चीज हमको ये समझ में आ गया। अच्छा, दूसरी चीज स्टोइशियोमेट्री, उसके लिए फिर अपन को पता होना चाहिए कि रिएक्शन कंप्लीट हो रही है कि इनकम्प्लीट हो रही है ना। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहता है डिटरमाइन करना। तो अगर अब रिएक्शन कंप्लीट हो रही है कि इनकम्प्लीट हो रही है, ये कैसे पता चले, तो इसके लिए देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, इसमें लिखा है इज रिएक्टिव विथ एक्सेस ऑफ HCl, है ना। एक्सेस ऑफ HCl मतलब HCl क्या है, बहुत ज्यादा है, तो HCl बहुत ज्यादा है, तो मतलब HCl हो जाएगा क्या, एक्सेस रिएजेंट, तो AlOH3 क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। अब AlOH3 लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, इसका मतलब ये रिएक्शन किस टाइप की है, ये इनकम्प्लीट रिएक्शन हो रही है, और इनकम्प्लीट रिएक्शन के केस में हमने पढ़ा है कि प्रोडक्ट की का कितना अमाउंट प्रोड्यूस होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट के अमाउंट पे डिपेंड करता है। क्या यहाँ तक जितना भी एक्सप्लेन किया किसी को डाउट है क्या कोई, अभी तक बस हमने क्वेश्चन समझा है कि क्वेश्चन करना कैसे कैसे, तो आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। तो अब देखो, अब बस हमको क्या करना है, अब तो कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, जब हमको ये पता चल गया तो लिमिटिंग रीजन का जो फ्रैक्शन है वो AlCl3 के फ्रैक्शन के बराबर होगा, तो इसके इसके मोल्स निकालेंगे, ठीक है, उससे इसका फ्रैक्शन निकल जाएगा और वो इसके बराबर होगा। तो अब देखो यहाँ पर वेट, एक्चुअल वेट तो हमें पता है, उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक्चुअल वेट है 6.5 ग्राम, मुद्दा है थ्योरेटिकल वेट निकालने का, तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अब नए पेज पे, थ्योरेटिकल वेट ऑफ AlCl3, ये टर्म जो है ये हमें फाइंड आउट करना है,
तो इतना जब हमने हिसाब लगा लिया, हमको लिमिटिंग रीजन पता चल गया, तो अब नेक्स्ट चीज क्या होती है कि जो लिमिटिंग रीजन का फ्रैक्शन है वो प्रोडक्ट के फ्रैक्शन के बराबर होगा। तो फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन मतलब मोल्स अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, है ना? तो मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट बाय उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब अपनी कहानी आके कहाँ पे अटक गई कि स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो पता ही नहीं है हमें, तो वो कैसे पता चलेगा? रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा उसके लिए, है ना? रिएक्शन को बैलेंस कब करेंगे? जब पहले पूरी रिएक्शन लिखी हो, ठीक है? हम मतलब एकदम उल्टे डायरेक्शन में चल रहे हैं ना, अप्रोच ध्यान देना, उल्टे डायरेक्शन में हम चल रहे हैं। तो रिएक्शन को बैलेंस कब करेंगे? जब पहले हमको ये पता चल जाए कि रिएक्शन पूरी लिखी भी है कि नहीं। तो जब हमने चेक किया तो हमने देखा कि ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट साइड में है, प्रोडक्ट साइड में है ही नहीं, तो इसका मतलब ये रिएक्शन इनकम्प्लीट है। इसमें ऐसा हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट्स और भी ऐड हो रहे हो। तो अब इसके लिए हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो है वो क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर फॉर्म होगा H2O, ठीक है? अब ये कैसे पता चला कि यहाँ पे H2O फॉर्म होगा? ये हमको एक्सपीरियंस से पता चलता है ना? कैसे? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये एक बेस है ना? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है। बेस HCl एसिड, है ना? एसिड प्लस बेस रिएक्ट्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये रिएक्शन हमने 10वीं कक्षा में 10th क्लास में पढ़ी होगी सभी ने। तो उस बात से हमको ये पता चल गया कि ये जो एक प्रोडक्ट है ये वाटर है, ठीक है? तो अब जितने भी रिएजेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में वो सब हमारे सामने मौजूद हैं। नेक्स्ट मुद्दा उठता है इनको बैलेंस करने का। तो बैलेंसिंग चालू करो। एक अल्मोनियम, ऑक्सीजन देखो 3, यहाँ पर 1, तो इसको करो 3, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अगले एटम पे आओ, हाइड्रोजन 3 और 1 4, लेफ्ट साइड में 4, राइट साइड में 6। तो लेफ्ट साइड में 4 है, राइट साइड में 6 है। तो आप इसको कर दो कितना, इसको हम 3 कर देते हैं। तो ये 3 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन 6 हो गए, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अगला एटम क्लोरीन लेफ्ट साइड में टोटल 3, राइट साइड में 3, क्लोरीन भी बैलेंस्ड है, ठीक है? तो सारे एटम्स बैलेंस्ड हो गए, ये रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस्ड है। अब इससे हम स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। तो हम वापस वहां पे जाएंगे जहां पे हमने अपनी गाड़ी छोड़ी थी, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की, ठीक है? तो मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड बाय उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 और AlCl3 का भी है 1, ठीक है? दोनों का 1 1 है, तो इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, AlCl3 इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1। तो बस अब तो क्या बचा, मोल्स को बस मास के टर्म्स में लिख देते अब, है ना? हमें पता है मोल्स होता है, हमें ये बात पता है कि मोल्स होता है मास बाय मोलर मास। तो मोल्स ऑफ AlOH3 हो जाएगा मास ऑफ AlOH3 बाय मोलर मास इज इक्वल टू मोल्स ऑफ AlCl3 हो जाएगा मास ऑफ AlCl3 बाय मोलर मास। और ध्यान देना ये जो वेट आएगा ये कैसा वेट होगा? थ्योरी के हिसाब से या फॉर्मूले के हिसाब से, है ना? ये सब हम फॉर्मूला लगाए और फॉर्मूले से ये वेट आएगा, ठीक है? बस अब वैल्यूज डाल दो। AlOH3 3.9 ग्राम क्वेश्चन में दिया है, 3.9 ग्राम, 3.9 मोलर मास 78, ये वैल्यू हमें निकालना है। W थ्योरेटिकल AlCl3 यही चीज़ है जो हमारा अननोन था, डिवाइडेड बाय मोलर मास 133.5, ठीक है? बस अब इसको सॉल्व करो तो ये WTH थ्योरेटिकल की वैल्यू आ जाएगी, इसको हम परसेंटेज यील्ड की इक्वेशन में डाल देंगे, यही जो टर्म था जो अननोन बच रहा था, है ना? तो 6.5 न्यूमरेटर में डालना, WTH ये डाल देना, बस अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है। अप्रोच सबको क्लियर हो गई कैसे करना है? अप्रोच देख लो, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, और डाउट नहीं है तो नोट कर लो सॉल्यूशन जल्दी जल्दी। सर अगर एक्सेस ऑफ HCl नहीं दिया होता तो अपन शायद नहीं कर पाते ना ये क्वेश्चन। एक्सेस ऑफ HCl नहीं दिया होता तो फिर उसका अमाउंट दिया होता,
है ना। जैसे एक्सेस वर्ड का नहीं यूज किया होता तो फिर वो अमाउंट दे देता कि भाई 100 ग्राम HCl दिया है, तो फिर अपन क्या करते, 100 ग्राम के से HCl के मोल्स निकालते, AlOH3 के मोल्स निकालते, फिर अपन चेक करते कि भाई लिमिटिंग रीजन कौन है। समझ रहे हो। यस सर। और यस सर। हाँ मतलब कुछ ना कुछ एक चीज तो दी होगी, नहीं तो कैसे बताएंगे फिर अपन, है ना। यस सर। एक्सेस वर्ड का हेल्प लिमिटिंग रीजन फाइंड करने में हुआ है। नोट कर लिया क्या सबने। यहां से जो वेट आएगा वो थ्योरेटिकल वेट होगा ना, TH, और ये जो वेट था ये एक्चुअल वेट दिया हुआ है। ये वाला भी नोट कर लो जल्दी। चलो ठीक है, आई होप एवरीवन ऑफ यू हैव नोटेड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक which is which is प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये है अपनी हेडिंग। देखो अब ध्यान से सुनना। प्रिंसिपल वर्ड का मतलब होता है सिद्धांत, कोई भी लॉ, कोई भी रूल, है ना। एटॉमिक मतलब एटम, एटम की डेफिनेशन से हम भली भांति वाकिफ हैं, पहले लेक्चर में हमने पढ़ा है एटम क्या होता है। कंजर्वेशन, है ना, कंजर्वेशन मतलब संरक्षण, मतलब किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करके रखना, मतलब वो चीज डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, इसका इस प्रिंसिपल का यूज हम केमिकल रिएक्शंस में करते हैं, है ना। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है ना, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो पहली चीज तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलोड रहता है ना। ये बात तो अपन ने पहली क्लास पुरानी क्लासेस में भी पढ़ी है कि जितना मास रिएक्टेंट्स का होगा उतना मास प्रोडक्ट्स का होगा, तो हम बोलते हैं कि मास कंजर्व्ड है, तो हम बोलते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिडेट करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। या दूसरी भाषा में कहे तो कोई भी केमिकल रिएक्शन तभी होगी जब वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगी, सीधी सी बात है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को थोड़ा सा घुमा फिरा के हम अगर बोले तो वो फिर प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन पे बात आ जाती है। ठीक है, देखो कैसे। तो इसको अब अपन समझते हैं डिटेल में। कोई हम रिएक्शन ले लेते हैं, है ना, ध्यान से देखना। CH4O2 CO2 H2O, है ना, ये कोई रिएक्शन है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि भाई अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमको फॉलो करना है तो रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए, है ना। ये बात भी हम सबको याद है। बैलेंस होगी तो फिर हम मासेस अब ऐड कर देंगे। अब देखो हम मास ऐड करेंगे इसका, तो जैसे ये 1 मोल दिया है मान लो, है ना, ये 1 मोल है, तो रेशियो फॉलो करते हुए ये 2 मोल होगा, है ना। उससे ये 1 मोल पूरा एकदम अपन रेशियो फॉलो कर रहे हैं और ये 2 मोल प्रोड्यूस होगा। तो 1 मोल का मास कितना, 16 ग्राम, 16 ग्राम, और इधर मास कितना आया, 32 दूनी 64, 64 ग्राम 64। तो लेफ्ट साइड में टोटल मास आया 80 ग्राम, 80 ग्राम। तो जब प्रोडक्ट बनेगा 1 मोल CO2, CO2 का मास 12 + 32 44 ग्राम, वाटर 18 × 2 36, 36 ग्राम, 36 + 44 = 80 ग्राम, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वेरीफाइड। ठीक है, तो अब इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन से कैसे रिलेट करते हैं, ध्यान से देखना। ये जो रिएक्शन हमने इस तरह से लिखी, इसका ये मतलब होता है कि जब एक मोल मॉलिक्यूल CH4 के ऑक्सीजन के 2 मोल मॉलिक्यूल से टकराएंगे एक साथ, तो उससे 1 मोल CO2 और 2 मोल वाटर जनरेट हो जाएगा, है ना।
ये स्टेटमेंट या इस तरह के स्टेटमेंट या इस तरह की बातें हमने स्टोइशियोमेट्री पढ़ने के दौरान भी कही थी। तो अब सीधी सी बात यह है कि भाई मास किसके कारण आता है? मास किसके कारण आता है? मैटर के कारण, है ना। मैटर मतलब मटेरियल, और कोई भी चीज अगर मैटर है तो उसका मास होगा, ये बात हमें पहले से पता है, ठीक है। तो मैटर किससे बनता है? एटम से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों साइड का मास बराबर है तो दोनों साइड का मैटर बराबर होगा, और अगर थोड़ा टेक्निकली बोला जाए तो दोनों साइड जितने भी एटम्स हैं वो सेम होंगे, है ना, तभी तो मास सेम आएगा दोनों साइड, ठीक है। जो नंबर ऑफ एटम्स है वो सेम होंगे। अब वो देख के बैलेंस करके हम यही तो करते हैं। देखो यहाँ पर एक कार्बन है, जैसे 1 मोल कार्बन अगर यहाँ पर है, रिएक्टेंट साइड में 1 मोल कार्बन है, तो प्रोडक्ट साइड में देख के बताओ कितना मोल कार्बन हुआ? CO2 में 1 मोल कार्बन है, ठीक है। तो 1 मोल कार्बन रिएक्टेंट साइड में, 1 मोल कार्बन प्रोडक्ट साइड में। हाइड्रोजन पे आओ, एक मीथेन के मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन एटम, तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स में 4 मोल हाइड्रोजन। ऑक्सीजन में तो हाइड्रोजन है नहीं, ठीक है। तो फिर 4 मोल हाइड्रोजन एटम्स रिएक्टेंट साइड में, बहुत ध्यान से सुनना, 4 मोल हाइड्रोजन एटम्स रिएक्टेंट साइड में। प्रोडक्ट साइड में देखो, एक वाटर मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन एटम, है ना। तो 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल, सॉरी अपन हाइड्रोजन की बात कर रहे थे ना, हाँ हाइड्रोजन। तो एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स, तो 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? 4 मोल हाइड्रोजन एटम्स। तो लेफ्ट साइड में भी 4 मोल हाइड्रोजन एटम्स, राइट साइड में भी 4 मोल हाइड्रोजन एटम्स। इसका मतलब हाइड्रोजन एटम्स भी पूरे के पूरे सेम है या कंजर्व्ड है। सेम चीज ऑक्सीजन के लिए हो जाएगी, है ना। एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम, तो 2 मोल मॉलिक्यूल्स में कितने? 4 मोल ऑक्सीजन एटम्स हो गए, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में टोटल 4 मोल ऑक्सीजन एटम्स, राइट साइड में देखो एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम, तो 1 मोल में हो गए 2 मोल ऑक्सीजन, और एक वाटर मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन एटम, तो 2 मोल वाटर में हो गए 2 मोल ऑक्सीजन। 2 मोल ऑक्सीजन इधर से, 2 मोल ऑक्सीजन इधर से, कुल जमा 4 मोल। तो 4 मोल ऑक्सीजन एटम्स राइट साइड में, 4 मोल ऑक्सीजन एटम्स लेफ्ट साइड में। तो तीनों टाइप के एटम हो गए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और हमने ये देखा कि इनका जो नंबर है, जितना यहाँ पे है लेफ्ट साइड में उतने ही राइट साइड में, ठीक है। चेंज क्या हुआ है? चेंज बस इनका रीअरेंजमेंट हुआ है ना। इनका अरेंजमेंट आपस में चेंज हो गया। पहले कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा था, तो अब वो जाके ऑक्सीजन से जुड़ गया है, ठीक है। और जो मतलब इसको ऐसे ऐसे समझ लो, और अच्छे से समझना है तो, जैसे ये कार्बन है, ये 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, और ये एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये दूसरे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो पहले तो ये ऐसे जुड़े हुए थे, है ना। ये एक CH4 का मॉलिक्यूल, ये 2 O2 के मॉलिक्यूल। अब जब रिएक्शन खत्म हुई है तो पुराने बॉन्ड्स ब्रेक हो गए हैं और नए बॉन्ड्स फॉर्म हो गए हैं। तो नए बॉन्ड्स कैसे? जैसे CO2, तो ये एक ही कार्बन इस ऑक्सीजन से भी जुड़ गया, और ये कार्बन इस ऑक्सीजन से भी जुड़ गया, CO2 बन गया। और फिर 2 H2O के मॉलिक्यूल्स, तो H2O को अपन दूसरे कलर से दिखा देते हैं। तो एक H2O मतलब ये 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ गए, तो ये एक वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। अब ऐसे ये जो हाइड्रोजन है, ये और ये वाला जो हाइड्रोजन बचा था, ये किससे जुड़ गया? ये इस ऑक्सीजन से जुड़ गया, है ना। ये तीनों आपस में कनेक्ट हो गए, ठीक है। तो ये 2 वाटर मॉलिक्यूल जनरेट हो गए, है ना, एक ये वाला और एक ये वाला। तो बेसिकली हुआ क्या है? ध्यान से देखो, नंबर ऑफ एटम्स उतनी है जितने पहले थे, बस पुराने बॉन्ड्स ब्रेक हुए और नए बॉन्ड्स फॉर्म हो गए, ठीक है। क्या यहाँ तक मैंने जितना एक्सप्लेन किया उतना समझ में आएगा सबको? इसको ध्यान से देख लो, यहाँ तक मैंने जितना एक्सप्लेन किया, और किसी भी लाइन में किसी भी वर्ड में कोई डाउट रहा हो तो पूछो, नहीं तो फिर मैं आगे बोलना चालू करता हूँ। ठीक है, तो मुझे लग रहा है सबको क्लियर है यहाँ तक। तो अब अपन मुद्दे पे आते हैं। तो घुमा फिरा के बात ये है कि हमने, जब ये रिएक्शन होती है तो होता कुछ नहीं है, बस कुछ पुराने बॉन्ड्स ब्रेक होके नए बॉन्ड्स बन जाते हैं, ठीक है। नंबर एटम्स का उतना ही रहता है। तो इसका मतलब जो एटम्स हैं वो कंजर्व्ड है ना।
एटम्स कंजर्व्ड है इसीलिए तो मास कंजर्व्ड है। ये जो टोटल एटम्स इनका जितना मास आएगा, रिएक्टेंट्स में भी यही एटम्स है सेम, और प्रोडक्ट्स में भी यही एटम्स है सेम। ठीक है, तो जो मास आता है वो एटम्स के कारण आता है। ठीक है, इसीलिए जो रिएक्टेंट्स का टोटल मास है वो प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होता है हमेशा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसको अपन दूसरी भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि हर टाइप का एटम रिएक्शन में कंजर्व्ड होता है ना। जैसे कार्बन, जैसे कार्बन अगर एक टाइप का एटम है, तो जितना कार्बन एटम रिएक्शन के पहले होगा उतना ही कार्बन एटम रिएक्शन के बाद होगा। ठीक है, इस तरह से अपन दूसरे एटम्स के लिए भी कह सकते हैं, है ना, कि जितने ऑक्सीजन एटम्स रिएक्शन के पहले होंगे उतने ही ऑक्सीजन एटम्स रिएक्शन के बाद भी होंगे, है ना। और सेम चीज हाइड्रोजन के लिए भी सही है। तो हम अब ये स्टेटमेंट कह सकते हैं ना कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें पार्टिसिपेट होने वाले एटम्स कंजर्व्ड होते हैं। मतलब वो ना तो नए एटम्स क्रिएट होते हैं ना पुराने एटम्स डिस्ट्रॉय होते हैं। ठीक है, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन की कोई बात नहीं होती। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? बताओ भाई। यस सर। है ना, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि हर टाइप के एटम कंजर्व्ड रहेंगे, है ना। ऑल टाइप्स ऑफ एटम्स रिमेन कंजर्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। सही है ये लाइन? इस लाइन को पढ़ने में और समझने में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर ऑफ एटम्स किसी एक एटम का जितना नंबर लेफ्ट साइड में है उतना नंबर राइट साइड में है। ठीक है, तो अब देखो इसकी अपन इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो ध्यान से देखना। अच्छा, इसमें एक और बात अपन ये भी कह सकते हैं ना कि जो प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बोलने का एक दूसरा तरीका है। क्या इस बात से सभी लोग एग्री करते हैं? यस सर। है ना, तो इस Yes, पॉइंट sir. को भी अपन लिख लेते हैं ताकि हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के थ्रू ये भी याद रहे कि पीओएसी इज जस्ट another another way of saying law of conservation of mass। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जब हम एटम्स के टर्म्स में बोलेंगे तो वो पीओएसी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमको समझ में आ गई, इसको नोट कर लो। इसको नोट कर लो सभी लोग जल्दी जल्दी। रिएक्शन भी नोट करनी है ऊपर वाली। हाँ, रिएक्शन भी नोट कर लो, उससे याद रहेगा। ठीक है, नोट कर लिया सबने? अगले पेज पे आऊं? यस सर। तो देखो अब अपन इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन देखते हैं कि फॉर्मूले वगैरह कैसे बनाएंगे। तो भाई अपन को ये तो समझ में आ गया कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें हर टाइप के एटम का नंबर कंजर्व्ड रहेगा, है ना। तो इसका मतलब कार्बन एटम्स भी कंजर्व्ड रहेंगे, हाइड्रोजन एटम्स भी कंजर्व्ड रहेंगे, ऑक्सीजन एटम्स भी कंजर्व्ड रहेंगे। तो अब हम लिखते हैं पीओएसी ऑन कार्बन, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन ऑन कार्बन। मतलब कार्बन के जो एटम्स है वो कंजर्व्ड रहेंगे रिएक्शन में। तो उसकी इक्वेशन मैथमेटिकली कैसे लिखी जाए? तो देखो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करो, तो एक मोल्स ऑफ कार्बन ऑन रिएक्टेंट साइड, है ना। ध्यान से देखना इसकी इक्वेशन कैसे लिखती है, यही मेन पार्ट है जो कैलकुलेशन में यूज होता है। मोल्स ऑफ कार्बन इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कार्बन एटम ऑन प्रोडक्ट साइड, है ना। यही यही मतलब हुआ पीओएसी का कि जितने मोल उसके राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में, उतने प्रोडक्ट साइड में। अब देखो मोल्स ऑफ कार्बन रिएक्टेंट साइड में, तो पहले कार्बन ढूंढो रिएक्टेंट में कहाँ कहाँ पर है।
तो हमने देखा कार्बन केवल मीथेन में है ना। तो मोल्स ऑफ कार्बन रिएक्टेंट साइड में कहाँ कहाँ पर है, मोल्स ऑफ मीथेन, है ना। अब एटम्स और मॉलिक्यूल्स के नंबर में क्या रिलेशन होता है, हमने वो फॉर्मूले देखे थे कि मोल्स ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स इंटू मोल्स ऑफ ए एक्स बी वाई, है ना। ये जो सब्सक्रिप्ट है इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिस भी एटम को निकालना हो उसी के सब्सक्रिप्ट से मल्टीप्लाई कर दो। तो सेम बात यहाँ पर, मोल्स ऑफ कार्बन, तो कार्बन कहाँ है, मीथेन में, मीथेन का सब्सक्रिप्ट 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसी तरह से आप निकाल लो मोल्स ऑफ कार्बन प्रोडक्ट साइड में। तो पहले देखो प्रोडक्ट साइड में कार्बन है कहाँ कहाँ पर, तो हमने देखा वो है केवल CO2 में, है ना। तो 1 इंटू मोल्स ऑफ CO2, क्योंकि CO2 में कार्बन का सफिक्स है 1, ठीक है। तो अब POAC के हिसाब से, है ना, POAC के हिसाब से ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। तो इन दोनों को उठा के इस इक्वेशन में डालो, तो जो नया रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, मोल्स ऑफ CH4 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2। क्या ये सबको क्लियर हुआ? यस सर। तो इस तरह से हम POAC की इक्वेशन लिखते हैं। मैं दो इक्वेशन और लिख के बता देता हूँ, है ना। अब नेक्स्ट है, एक सेकेंड रुको, नेक्स्ट है POAC ऑन, अगला आइटम क्या था अपना, हाइड्रोजन। तो ध्यान देना, अब थोड़ा जल्दी जल्दी लिखूंगा इस बार, है ना। तो वही बात है, हाइड्रोजन पे POAC मतलब हाइड्रोजन के जितने मोल्स रिएक्टेंट साइड में, भैया उतने ही होंगे प्रोडक्ट साइड में। रिएक्टेंट साइड में देखो कितने मोल्स आ रहे हैं हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन कहाँ कहाँ पर है, केवल है मीथेन में। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन रिएक्टेंट साइड विल बी इक्वल टू 4 इंटू मोल्स ऑफ मीथेन, क्योंकि मीथेन में हाइड्रोजन का सब्सक्रिप्ट 4 से मल्टीप्लाई, है ना। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड में कितने, कहाँ कहाँ पर है हाइड्रोजन, ढूंढो। CO2 में तो है नहीं, वाटर में है, तो 2 इंटू मोल्स ऑफ वाटर, है ना, हाइड्रोजन का सफिक्स 2। बस इन दोनों को बराबर करके इसमें डाल दो, तो 4 इंटू मोल्स ऑफ मीथेन इज इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। एक रिलेशन ये आ गया। अगला लास्ट एटम बचा अपना POAC ऑन ऑक्सीजन, POAC ऑन ऑक्सीजन, ठीक है। तो अगेन वही बात, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जितने रिएक्टेंट साइड में उतने ही प्रोडक्ट साइड में। रिएक्टेंट साइड में नंबर देखो कितना है, तो रिएक्टेंट साइड में ढूंढो पहले ऑक्सीजन कहाँ कहाँ पर है, मीथेन में तो है नहीं, इधर मिलेगा O2 में, तो 2 इंटू मोल्स ऑफ O2, ठीक है। एंड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो प्रोडक्ट साइड में है, प्रोडक्ट में ढूंढो ऑक्सीजन कहाँ कहाँ पर है। ध्यान देना, एक तो CO2 में है और एक H2O में, तो दोनों को ऐड करेंगे। तो पहले CO2 में देखो ऑक्सीजन कितने हैं, तो CO2 के कारण कितने ऑक्सीजन होंगे, मोल्स ऑफ CO2 और इसका सफिक्स ऑक्सीजन का कितना सफिक्स है 2, तो 2 इंटू मोल्स ऑफ CO2, ठीक है। एक तो इतने इतने ऑक्सीजन एटम्स मिलेंगे CO2 के कारण, और बचे हुए किसके कारण मिलेंगे, वाटर के कारण H2O, तो ये भी हमको जोड़ना पड़ेगा वाटर से मिलने वाले, तो प्लस मोल्स ऑफ वाटर, और एक वाटर में एक ही ऑक्सीजन एटम है तो इंटू 1, है ना। तो ये हो गया मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्ट में। अब ये जो दोनों इक्वेशन आई इसको इसमें डाल दो, तो फाइनली हमारा POAC के हिसाब से इक्वेशन आ जाएगी, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन या इन प्रोडक्ट साइड, ठीक है। तो ये आ गया अपना तीसरा रिलेशन। ये समझ में आया, ये यही POAC है, आपको ये रिलेशंस बनाना आना चाहिए ना मोल्स में। क्या ये तीनों रिलेशन क्लियर हो गए सबको? यस सर।
ठीक है, तो ये तो चलो मैथमेटिकल पोर्शन हो गया। अब भैया मुद्दे की बात ये है कि पीओसी की जरूरत क्या है ना। एक ये वाजिब सवाल है। वाजिब सवाल इसलिए है क्योंकि अब बात ये होती है कि भाई अपन ने रिलेशन बनाया किस में है, मोल्स में। तो भाई जिसमें रिलेशन बनाया है वही वैल्यू आएगी। तो अपन ने मोल्स में रिलेशन बनाया है, तो इससे मोल्स की वैल्यू आएगी। तो इन इक्वेशन से तो ये पता चल रहा है ना कि जैसे मैंने आपको ऑक्सीजन के मोल बता दिए, वाटर के मोल बता दिए, तो आप CO2 के मोल निकाल लोगे। तो भैया फिर बहस का मुद्दा ये है कि वो तो अपन वैसे भी निकाल सकते हैं, स्टोइशियोमेट्री में वही तो करते थे हम, है ना। हमको तो दोनों का पता है। कंप्लीट रिएक्शन हो उसमें भी हम सबके मोल्स निकाल सकते हैं, इनकम्प्लीट रिएक्शन हो उसमें भी हम सबके मोल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो भाई जब हम मोल्स निकाल ही सकते हैं तो फिर इस कॉन्सेप्ट का क्या यूज है, इतनी माथापच्ची करने की, इतनी लंबी लंबी इक्वेशंस लिखने की क्या आवश्यकता है। वाजिब सवाल है, जेन्युइन क्वेश्चन है, बताओ। यस सर। तो कोई सोच के बता सकता है कि क्या यूटिलिटी हो सकती है इस कॉन्सेप्ट की। सर बैलेंसिंग करने के लिए। बैलेंसिंग करनी, बैलेंसिंग करने में यूज होगा ये कह रहे हो क्या। यस सर। अच्छा, तुमने कहा बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कहा था ना तुमने। हाँ सर, मतलब कि वो जितने आइटम्स वहाँ पे होंगे उतने हम्म। जितने रिएक्टिंग साइड में उतने प्रोडक्ट पे होंगे, हाँ तो हाँ फिर बिल्कुल, तुम मतलब लगभग तुमने सही आंसर दे दिया है ऑलमोस्ट। देखो ध्यान देना, ये जितनी भी प्रोसेस हमने की है ना, इस प्रोसेस में कहीं भी कैलकुलेशन में इन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज नहीं आया, है ना। ये जो जितने भी हमने रिलेशंस बनाए हैं इसमें कहीं भी स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज नहीं आया था, है ना। यूज किसका आया था, सब्सक्रिप्ट्स का जो नीचे लिखे होते हैं, इन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई यूज नहीं आया कहीं पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये हमको नहीं भी पता होते स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, अगर ये हमको नहीं भी पता होते तो भी हम क्वेश्चन कर सकते थे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर रिएक्शन बैलेंस हम नहीं भी करते तो भी हम एक अमाउंट से, किसी एक के अमाउंट से दूसरे का अमाउंट बता सकते थे। जैसे आपको मीथेन का अमाउंट दिया है क्वेश्चन में और वाटर का पूछा, तो मीथेन का अमाउंट दिया है तो ये देखो मीथेन का दिया है, वाटर का निकल जाएगा, है ना। और मीथेन का दिया है तो CO2 का निकल जाएगा। ठीक है, तो पहला एडवांटेज प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन से ये होता है कि क्वेश्चन को हम क्वेश्चन में हम स्पीशीज की क्वांटिटी को बिना रिएक्शन बैलेंस किए भी निकाल सकते हैं, पहला फायदा। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया। यस सर। तो ये इसका पहला एडवांटेज हो गया जिसके लिए इसका यूज किया जाता है कई बार। जो दूसरा इसका एडवांटेज है, जो बड़ा एडवांटेज है, वो ये है कि देखो क्वेश्चन तब भी किया जा सकता है जब हमको पूरी रिएक्शन ना पता हो, है ना। पूरी रिएक्शन हमको ना पता हो, तो पूरी रिएक्शन नहीं पता होने का क्या मतलब है कि जैसे, एक सेकेंड, जैसे मान लो, इसको मैं नए पेज पे लिखता हूँ। अच्छा ध्यान से देखना, ये CH4 + O2 gives CO2, है ना। अब ध्यान से देखना, तो आपको ये रिएक्शन दे दी, ठीक है, ये रिएक्शन दे दी, बोल दिया कि भाई मिथेन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और CO2 बनाता है, बात खत्म, है ना। अब उसने आगे क्वेश्चन ने बताया ही नहीं है कि भाई वो और प्रोडक्ट्स बनाता है कि नहीं बनाता। ठीक है, तो अब अपन तो भैया पढ़े लिखे आदमी है, तो अपन तो देख रहे हैं कि भैया इधर हाइड्रोजन एटम लेफ्ट साइड में दिख रहा है, राइट साइड में हाइड्रोजन एटम है ही नहीं कहीं। ऐसा तो संभव ही नहीं है ना, ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो इसका मतलब अब हमको ये पता चल गया कि ये रिएक्शन इनकम्प्लीट है, इसमें सारे स्पीशीज बता ही नहीं गए। अब ऐसी स्थिति में क्वेश्चन ऐसे कह सकता है कि भाई आपको 1 मोल मीथेन दिया है, 1 मोल मीथेन दिया है, तो भैया बताओ कितना मोल CO2 प्रोड्यूस होगा, कितना मोल CO2 प्रोड्यूस होगा, है ना। तो भैया अब अपन तो सवाल उठाने लगे कि यार इसके लिए तो हमने सीखा था कि पहली चीज तो हमको पूरी रिएक्शन पता होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज हमको रिएक्शन बैलेंस करना आना चाहिए।
अब भैया आपने तो यहाँ पे पूरी रिएक्शन ही नहीं बताई, तो बैलेंस करने की तो दूर की बात हो गई, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर इनकम्प्लीट रिएक्शन हो, ये रिएक्शन अपने आप में एक इनकम्प्लीट रिएक्शन है ना। इनकम्प्लीट किस सेंस में कि सारे प्रोडक्ट्स नहीं पता है हमें। ऐसे क्वेश्चन जहां पे रिएक्शन इनकम्प्लीट होती है और उसके बाद भी आपको क्वांटिटी बताना हो, वहां पर पीओएसी का यूज होता है। अब पीओएसी का यूज होता है कैसे, ध्यान से देखना। तो अब ये बात तो चलो अपन समझदार आदमी है, अपन को पता है कि यहाँ पे H2O जनरेट होता है ना, अपन ने 10वीं में पढ़ा है। तो जहाँ पे H2O जनरेट होता है इसका मतलब ये, इसमें अपन को दिख रहा है कि इसमें कोई कार्बन नहीं है ना। ध्यान से देखना बहुत, इसमें कोई कार्बन नहीं है। तो इसमें कोई कार्बन नहीं है, तो अपन को ये बात पता है कि इसका मतलब ये हुआ कि जितना कार्बन इसमें होगा वो पूरा का पूरा कहाँ गया होगा, CO2 में, है ना। यहाँ पे जितना कार्बन रहा होगा पूरा का पूरा एज इट इज CO2 में चला गया होगा, क्योंकि जो दूसरा प्रोडक्ट है उसमें कहीं पे कार्बन होता ही नहीं है, राइट। समझने वाली बात है ये, मतलब ये समझ में आ गया। इस लाइन में कोई डाउट तो नहीं किसी को कि भैया जितना कार्बन इसमें है वो पूरा का पूरा इसमें जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस इक्वेशन में कह सकते हैं, इस तरह की सिचुएशन में हम क्या क्या बातें कहेंगे। एक बात तो ये हम ये कहेंगे कि हाँ भैया कार्बन एटम्स तो कंजर्व्ड हैं, कार्बन एटम्स आर कंजर्व, कार्बन एटम्स आर कंजर्व्ड, बट कौन से एटम्स कंजर्व नहीं है, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन तो पता ही नहीं भैया कहाँ गया, है ना। तो हाइड्रोजन एटम्स आर नॉट कंजर्व, हाइड्रोजन एटम्स आर नॉट कंजर्व, क्योंकि वो तो आपने गायब कर दिए, है ना। गायब हो रहे हैं मतलब कंजर्व नहीं है वो। और ऑक्सीजन एटम्स, क्योंकि ऑक्सीजन प्रोडक्ट में कहाँ कहाँ पर होता है, CO2 में होता है और H2O में होता है। तो जब आपने H2O हटा दिया है यहाँ से, इसका मतलब ऑक्सीजन एटम्स भी कहाँ कंजर्व रहे अब, है ना। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में है और प्रोडक्ट साइड में वो एक ही जगह पे जा रहा है। अब वो जो दूसरी जगह जा रहा होगा वो अपन को पता ही नहीं है कितना जा रहा होगा, है ना। तो हाइड्रोजन एटम्स आर नॉट कंजर्व एंड ऑक्सीजन एटम्स आर also not conserved। क्या ये लाइन सबको सही लग रही है पढ़ने में? पढ़ के देख लो आराम से, इत्मीनान से सोच लो। कोई भी डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछो या चैट में लिख दो। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ किसी को कोई डाउट नहीं है, तो सब इस स्टेटमेंट से सब एग्री करते हैं कि हाँ ये स्टेटमेंट सही है। तो अब ये स्टेटमेंट सही है, तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि कार्बन एटम्स कंजर्व्ड हैं, तो हम कार्बन एटम पे POAC लगा सकते हैं। POAC ऑन कार्बन कैन बी रिटन, बट POAC ऑन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कैन नॉट बी रिटन, है ना। तो नेक्स्ट लाइन में हम ये कह सकते हैं क्या, POAC की इक्वेशंस जो है ऑन कार्बन कैन बी रिटन, but POAC on oxygen and hydrogen can not be cannot be written। सही बात है। एटम्स कंजर्व ही नहीं है तो भाई POAC भी लगा ही नहीं सकते। POAC होता ही वही है, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। तो POAC हमको ये तो क्लियर हो गया कि भाई कार्बन एटम पे तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो लिखो। तो जब कार्बन एटम पे POAC लिखोगे, POAC ऑन कार्बन, तो वही तरीका हो जाएगा लिखने का, मोल्स ऑफ CH4, जितने कार्बन एटम्स लेफ्ट साइड में है कितने हैं, मोल्स ऑफ CH4 इंटू 1 इज इक्वल टू उतने कार्बन एटम्स प्रोडक्ट में जाएंगे, तो मोल्स ऑफ CO2 इंटू 1। ठीक है, तो इसका मतलब मोल्स ऑफ मीथेन मोल्स ऑफ CO2 के बराबर है। मीथेन के मोल आपको दिए हैं 1 मोल, तो कितना मोल CO2 प्रोड्यूस होगा, 1 मोल, है ना। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो सीधी सी बात ये है, इसको अपन लॉजिकली भी सोच सकते हैं, थोड़ा फील करने की कोशिश करो कॉन्सेप्ट को।
कि भाई जितना मोल कार्बन यहाँ है उतना मोल कार्बन अगर यहाँ पर है, तो अब यहाँ पर एक मॉलिक्यूल में भी एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन है, तो जितने मोल ये मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही मोल ये मॉलिक्यूल्स होंगे, तभी दोनों साइड मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स बराबर होंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ओरली भी निकाल सकते हैं, नहीं तो हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब ये चीज़ हम हाइड्रोजन के लिए नहीं कह सकते, है ना, कि जितने मोल्स मीथेन होंगे, अगर हम हाइड्रोजन के हिसाब से देखें तो हाइड्रोजन अब अपन को पता ही नहीं है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन के लिए तो हम कुछ बात ही नहीं कह पाएंगे। अब ऑक्सीजन के लिए भी हम नहीं कह पाएंगे, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है अगर हम इस पर पीओसी लगाने जाएं तो उससे गलत आंसर आ जाएगा, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो 2 प्रोडक्ट में डिवाइड हो रहा है ना, और अगर अभी आप इन दोनों को बराबर कर दोगे तो उसमें दिक्कत क्या होगी कि इसका आंसर ज्यादा आ जाएगा, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे 10 ऑक्सीजन एटम है, तो कैलकुलेट करने पे यहाँ पर भी 10 हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर H2O भी है तो कुछ ऑक्सीजन एटम्स उसमें भी जा रहे होंगे, तो इसका जो आंसर है वो 10 से कम आएगा, है ना, इसलिए ऑक्सीजन पे हम पीओएसी नहीं लगा सकते। क्लियर हो गया क्या? एक्सक्यूज मी यस सर, सर। सर हाँ एक सोम डाउट था सर। हाँ बेशक बताओ। सर जैसे कि सर इसमें तो सर हमें पता है कि जो नेक्स्ट प्रोडक्ट होने वाला है सर वो रहेगा अपना H2O। हम्म सर कभी और इसलिए हमें पता है कि ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं वो पूरी तरीके से कंजर्व नहीं है, पर सर बेशक। अगर कुछ और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन है तो हम क्या करें? हमें थोड़ा ना पता चलेगा कि प्रोडक्ट में ये बटने वाला है या नहीं बटने वाला है। वो तुम्हें सवाल बताएगा, सवाल वो तुम्हें खुद बता देगा कि भैया ये जो रिएक्शन है इसमें 10-12 रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं, इसमें 15-20 प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व हैं, तो सीधी बात है रिएक्शन तो आप नहीं लिख सकते, है ना, लेकिन हम आपको ये बता देते हैं यस कि सर। इसमें जो कार्बन एटम्स है वो कंजर्व्ड है। क्वेश्चन की लैंग्वेज इस तरह से होती है ना, लैंग्वेज पढ़ के समझ में आता है कि अच्छा इसमें केवल हमको पीओएसी केवल कार्बन एटम पे लगाना है। वो अभी अपन क्वेश्चंस करेंगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा इस टॉपिक के क्वेश्चन की लैंग्वेज किस तरह से होती है और सॉल्व कैसे करना होता है। ठीक है, यस तो सर। इतनी बात क्लियर हो गई ना सबको? तो यस सर। बेसिकली यूज क्या हुआ पीओएसी का, है ना, यूज ऑफ पीओएसी क्या है, इसको हम 2 लाइंस में लिख लेते हैं शॉर्ट में कंक्लूड करने के लिए, है ना। दो स्थितियों में ये फायदेमंद, फायदे का सौदा है ना। एक तो ये तब है फायदेमंद जब आपको रिएक्शन ना पता हो, रिएक्शन ना पता होने से मतलब है कि सारे स्पीशीज आपको ना पता हो, व्हेन ऑल द स्पीशीज इन अ रिएक्शन इज नॉट नोन, है ना, जब सारे स्पीशीज नहीं पता हो, एक तो तब लगाएंगे, ठीक है, और दूसरा कब लगा सकते हैं, जब अपन को सारे स्पीशीज पता हो लेकिन किसी कारणवश अपन बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, है ना, बैलेंस करने में हम असमर्थ हो, when we are unable to balance the equation, या केमिकल रिएक्शन लिख लो, केमिकल रिएक्शन when we are unable to balance the ये टू जो है वो अंग्रेजी वाला टू है ना, when we are unable to balance the chemical reaction। क्या इतना अपना डिस्कशन हुआ, इससे सभी लोग इस बात से एग्री करते हैं कि पीओएसी इन 2 स्थितियों में यूज हो सकता है, या कह सकते हो कि इस तरह की सिचुएशन में पीओएसी ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्टोइशियोमेट्री और जो लिमिटिंग रीजन की हम बात करते हैं उसके लिए दोनों कंडीशन मैंडेटरी हैं, है ना। पहली चीज तो आपको पूरी रिएक्शन पता हो, स्टोइशियोमेट्री और लिमिटिंग रीजन दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, पहली चीज तो पूरी रिएक्शन पता हो, सारे स्पीशीज पता हो, और दूसरा उसको अपन बैलेंस भी कर पाए, क्योंकि स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आता है डिनोमिनेटर में जो बैलेंस करके हमको मिलता है, ठीक है। तो जब वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी तो हमको पीओएसी मजबूरन यूज करना पड़ेगा। क्या पीओएसी की कहानी सबको समझ में आ गई? यस सर। तो इसको नोट कर लिया क्या, ये सब नोट किया था क्या? हाँ सर। ठीक है, चलो नोट कर लिया है तो अच्छी बात है। अब अपन सीधे आते हैं मुद्दे पे, मतलब क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना है ना, लैंग्वेज से समझ में आ जाता है ये क्वेश्चन पीओएसी का है। 27
0.6 gram K2CO3 was treated with by a series of reagents so as to convert all of its carbon to K2 Zn3, ये 2 और 3 सफिक्स में है, सुपरस्क्रिप्ट में, बड़ा ब्रैकेट Fe FeCN6 2 full stop. Calculate weight of product formed. ठीक है, गिवन है क्वेश्चन में molecular weight of K2CO3 equal to 138 and end of, ये जो गंदा सा कंपाउंड है इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, एंड ऑफ दिस इज इक्वल टू 698 698 ये। तो बेसिकली ये है क्वेश्चन, है ना, सामने दिख रहा है। ये जो कंपाउंड है ये एक्चुअली में ऐसा है ना, K2 सब सबस्क्रिप्ट्स में लिखे हुए हैं, ये Zn3 FeCN6 2, है ना, ये कंपाउंड है वो। आंसर बताओ, आंसर उसमें चैट में रिप्लाई कर देना प्राइवेटली। हाँ भैया, आंसर आएगा किसी का? किसी को समझ में आ रहा है कैसे करना है? किसी को लग रहा है क्या उसका आंसर आने वाला है? आंसर चाहो तो वही न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख के बता देना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है पूरा।
बताओ भाई, कोई कुछ बताना चाहेगा इस क्वेश्चन में? कि क्या करना है? बोलो यार, कोई तो बताओ। सर मेरा तो नहीं आ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। अच्छा चलो ठीक है, देखो मैं बताता हूँ अब, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी नहीं बनेगा तुम लोगों से, तो मैं बता देता हूँ। ये कंपाउंड बहुत बड़ा है ना, इसको अपन कैपिटल एक्स बोल लेते हैं, है ना। बार बार इतना बड़ा कंपाउंड बोलने का मतलब नहीं है, इसको कैपिटल एक्स बोलेंगे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि K2CO3, इसको नए पेज पे लिख देते हैं। K2CO3, है ना, K2CO3 was treated was treated by a was treated by a series of reagents। series of reagents मतलब बहुत सारे reagents से इसको इसका ट्रीटमेंट हो रहा है। ट्रीटमेंट मतलब क्या, रिएक्शन, है ना। बहुत सारे रिएजेंट से रिएक्ट कर रहा होगा, R1 R2, ऐसे बहुत सारे रिएजेंट्स होंगे, एक के बाद एक इससे रिएक्ट कर रहा होगा, है ना। सो एज टू कन्वर्ट ऑल ऑफ इट्स कार्बन टू दिस कंपाउंड एक्स, कंपाउंड एक्स। तो इस तरह से रिएक्शन हुआ है कि इसका जितना भी कार्बन है वो इस कंपाउंड में, कंपाउंड एक्स में जाके बस गया है ना। तो K2CO3 से ये जो है ये अपना कंपाउंड एक्स जनरेट हुआ, और जितना भी कार्बन था, क्वेश्चन कह रहा है इसका पूरा कार्बन कंपाउंड एक्स में चला गया, है ना। कंपाउंड एक्स में कार्बन है ये, ठीक है। तो कैलकुलेट वेट ऑफ, तो ये एक प्रोडक्ट है, तो क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट वेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, है ना। तो ये जो कंपाउंड है, इसका वेट वो पूछ रहा है कि इसका वेट कितना फॉर्म होगा। अब इस रिएक्शन में हो सकता है और भी प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हों, उन पर चर्चा नहीं की गई है ना। हमें तो सिर्फ इसका वेट बताना है ना, इस कंपाउंड का वेट बताना है। इतना समझ में आएगा सबको? क्वेश्चन लैंग्वेज पढ़ के इतनी कोई डाउट, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये फ्रेज इंपॉर्टेंट था कि ऑल कार्बन, है ना, जितना कार्बन इसमें था वो पूरा का पूरा किस में चला गया, कंपाउंड एक्स में, ठीक है। कन्वर्ट ऑल ऑफ इट्स कार्बन टू कंपाउंड एक्स, राइट। इसमें कोई समस्या तो नहीं किसी को? तो भाई अब सीधी सी बात यह है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें आप केवल पीओएसी कार्बन पे लगा सकते हो, सिर्फ कार्बन एटम्स कंजर्व्ड है। कंजर्व्ड इसलिए क्योंकि कार्बन अपन को दिख रहा है ना, कार्बन रिएक्टेंट में K2CO3 में है सिर्फ, और जितना कार्बन इसमें था वो पूरा का पूरा इसमें चला गया, है ना। मतलब इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करके बोलता हूँ ना, वो जो पिछला स्टेटमेंट था वो मैंने पार्शियली गलत बोल दिया। सही स्टेटमेंट ये है कि कार्बन एटम हो सकता है किसी दूसरे सब्सटेंसेस में भी हो, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है K2CO3 का जितना कार्बन है वो पूरा का पूरा कंपाउंड एक्स में चला गया, ठीक है। तो इसमें वही लिखा है कि K2CO3 was treated by a series of reagent, ताकि उसका जितना कार्बन है वो पूरा का पूरा इस कंपाउंड में चला गया, है ना। ये बात, ये लाइन सबको समझ में आई? तो इसका मतलब कार्बन एटम जितना वहां, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जितने इसमें होंगे रिएक्शन होने से पहले, रिएक्शन होने के बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें भी इतने ही होंगे, है ना। तो इसका मतलब हम पीओएसी कार्बन पे लगा सकते हैं, क्योंकि हमको पूरी तरह पता है कि कार्बन जो है वो कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। बेसिकली अपन को उस एटम की पूरी स्ट्रिंग पता होना चाहिए ना, कि अगर पानी यहाँ से निकला तो वो गया कहाँ कहाँ पर। अगर आपको वो आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि इस घर से पानी निकला और वो यहाँ पर गया है और यहाँ पर गया है, तो इसका मतलब हमको पता है कि पानी कहाँ कहाँ पे गया है, हम फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। अगर आपको नहीं पता
यहाँ से ऑक्सीजन एटम निकला और वो कहाँ कहाँ पे गया है वो नहीं पता, तो हम कहेंगे कि ऑक्सीजन एटम कंजर्व नहीं है, हमें नहीं पता वो कहाँ कहाँ पे गए हैं, तो हम उसकी इक्वेशन नहीं बना सकते, है ना। कार्बन की हम इक्वेशन यहाँ पे बना सकते हैं, तो इक्वेशन बनाओ। तो कार्बन किस में है, K2CO3 में, तो मोल्स ऑफ K2CO3। अब कार्बन का सबस्क्रिप्ट 1, मोल्स ऑफ कंपाउंड X, और कंपाउंड X में कार्बन का सबस्क्रिप्ट क्या है, एक मॉलिक्यूल में देखो कितने कार्बन है। अब ध्यान से देखना, कार्बन है इसमें CN6, जो CN6 है ये बड़ा ब्रैकेट कितनी बार आ रहा है, 2 बार, है ना। इसका मतलब CN6 भी कितनी बार आएगा, 2 बार, ठीक है। ये बड़ा ब्रैकेट 2 बार आ रहा है ना। बड़े ब्रैकेट के नीचे 2 लिखा हुआ है, तो बड़े ब्रैकेट में एक CN6 है तो CN6 2 बार आएगा। अब एक CN6 में कितने कार्बन है, 6 कार्बन, तो 2 CN6 में कितने हो जाएंगे, 12 कार्बन, है ना। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन हो जाएंगे, 12, 12। तो बस एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है, 12, तो 12 से अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। एटम्स और मॉलिक्यूल्स में रिलेशन, जितने मॉलिक्यूल जो एटम निकालना है वो एटम देख लो कि उस मॉलिक्यूल में कितनी बार आ रहा है, उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। बस अब तो क्या बचा, तो आपको मोल्स निकालना है। K2CO3 का वेट दिया हुआ है 27.6 ग्राम, तो मोल्स होता है मास बाय मोलर मास ऑफ K2CO3, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, इज इक्वल टू 12 इंटू मोल्स ऑफ एक्स मतलब वेट ऑफ एक्स पूछा है, वेट बाय मोलर वेट ऑफ एक्स, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो बस एक ही अननोन है, निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया क्या सबको? यस सर। तो अब कुल मिला के देखो, सीधी सी बात यह है कि क्वेश्चन की जब लैंग्वेज जब भी आड़ी टेढ़ी दिखे ना, है ना, अपन को रिएक्शन नहीं पता क्या हो रही है, रिएक्शन समझ में नहीं आ रही और वो वेट वगैरह की बात पूछ रहा है, तो सिंपल सा क्वेश्चन पीओएसी से होता है, सीधी सी बात यह है ना। उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती नहीं है, बस आप ये देखो पीओएसी से क्वेश्चन हो रहा है तो बस उसमें देख लो भैया, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के हमेशा समझ में आ जाएगा कि कौन सा आइटम कंजर्व्ड है, उस पर पीओएसी लगाओ और आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसका क्वेश्चन जो है पीओएसी का वो एक्चुअल में बहुत सिंपल होता है, बस दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना। अब मैं क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ, ये क्वेश्चन होमवर्क में करना है ना, इसको लिख लो जल्दी जल्दी। 0.32 मोल LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड in ether solution was placed in a flask and 74 ग्राम 74 ग्राम मतलब 1 मोल of T butyl alcohol was added full stop. The product is, अब ये जो प्रोडक्ट है इसको मैं पेन से लिख देता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा है ये। द प्रोडक्ट इज Li लिथियम LiAlHC12 कार्बन 12 हाइड्रोजन 27 और ऑक्सीजन 3, ठीक है। द प्रोडक्ट इज दिस। अब हमको बताना है फाइंड द वेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। फाइंड द वेट ऑफ प्रोडक्ट formed if lithium atoms are conserved, है ना, ये क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करके देखना, इसका मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 81.28 ग्राम। तो सभी लोग इसको होमवर्क में ट्राई करें, आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करना, आंसर नहीं मैच करेगा तो दोबारा पूछ लेना कल, ठीक है। और बाकी होमवर्क इसका क्या करना है वो मैं तुमको ग्रुप पे डाल दूंगा, करीबन
9:30 से 10 बजे के आसपास। तो एक बार उसके बाद ग्रुप चेक कर लेना, ठीक है? ठीक है, तो क्लियर हो गया आज का लेक्चर सबको? यस सर। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में, है ना? बाय टिल देन, टेक केयर। थैंक यू सर।